टीवी भारत का खैर मकदम है। मैं सिंसियरली इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर कफील खान इस वक्त हमारे साथ आए, उनसे बातचीत करते हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी और अपने साथ गुजरे हुए बुरे लम्हात पर एक किताब लिखी है, उस किताब के बारे में बात करते हैं। मौजूदा सूरत हाल क्या है और यूपी में होने वाले इंतखाबात से पहले उन्होंने ये किताब का इजरा करके क्या साबित करने की कोशिश की है। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। देखिए, मेरा किताब लिखने का जो मेरा मकसद था वो ये था कि ना सिर्फ जो मेरी कहानी सुनी गई है वो बड़े बिट एंड पीसेस में है, मतलब टुकड़े टुकड़े में है। दूसरे जो एक सुनामी आई अप्रैल मई में, जो जिसमें इंडिया के पूरे भारत में लोगों ने ऑक्सीजन के बिना दम तोड़ा, तो वो एक ट्रिगर पॉइंट था। मुझे एहसास हुआ कि किताब मैं लिखूं। तो मैं आपको कुछ पढ़ के सुनाना चाहूंगा। जो मैंने किताब की स्टार्टिंग की है वो वी आर पेन इन ऑब्जर्विंग दैट नॉन सप्लाइंग ऑफ ऑक्सीजन टू द हॉस्पिटल इज अ क्रिमिनल एक्ट एंड नॉट लेस देन जेनोसाइड। ये नरसंहार है, मतलब ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है। तो मुझे जो लगा कि जो 54 घंटे में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में जो मैंने देखा था वैसे ही सूरत हाल मैंने पूरे अपने हिंदुस्तान में देखा। लोगों को ऑक्सीजन के लिए, दवा के लिए, बेड के लिए तरसते देखा, मरते देखा। देखिए, ये इल्जाम लगाए जा रहे हैं मुझ पे कि चुनाव से पहले मैंने ये किताब क्यों लाई है। तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट मैंने साइन किया है वो अप्रैल मई का कॉन्ट्रैक्ट है। तो 8 महीने 6 महीने पहले मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और अब पब्लिशर ने उसे दिसंबर में रिलीज किया। किताब आने में 6-8 महीने लग जाते हैं। दूसरा ये कि ये बात तो फिर आपको योगी जी से भी पूछनी चाहिए कि चुनाव से पहले मुझे क्यों नौकरी से निकाला है। चुनाव से 1 महीने पहले ही मुझे टर्मिनेट कर दिया, हालांकि हाई कोर्ट और ने सेकंड सस्पेंशन पे स्टे लगा दिया था। तो इसका कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। मैं कोलकाता में आपके साथ बैठा हूँ और यहाँ पे मैं बुक लॉन्च कर रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ। अगर ये राजनीतिक मुद्दा और यूपी के इलेक्शन को देख के करता तो इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश में घूम रहा होता। तो ये मुझे हाई कोर्ट से क्लीन चिट मिली हुई है और उसके बाद सितंबर में हाई कोर्ट ने मेरे सस्पेंशन पे, सेकंड सस्पेंशन पे स्टे लगा दिया था। मुझे उम्मीद जगी थी कि शायद मुझे मेरी नौकरी वापस मिल जाए। 8 इंक्वायरी कमेटी बैठा दी है, फिर भी मुझे आज तक जो है किसी में भी कसूरवार नहीं करार दिया है। हर इंक्वायरी कमेटी ने ये माना है कि मैं सबसे जूनियर डॉक्टर था, ये माना है कि मैंने उस दिन बच्चों की जान बचाने की कोशिश की थी। इनके टर्मिनेशन ऑर्डर जो मुझे इन्होंने बर्खास्ती की का जो ऑर्डर दिया है उसमें भी उन्होंने साफ साफ लिखा है कि डॉक्टर कफील सबसे जूनियर डॉक्टर थे। डॉक्टर कफील ने कोई मेडिकल निग्लिजेंस नहीं किया है, डॉक्टर कफील ने कोई करप्शन नहीं किया है। सारी जिम्मेदारी उस वक्त हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मेडिसिन पीडियाट्रिक्स की थी। कहते हैं कि 2014 में मैं प्राइवेट प्रैक्टिस करता था, इसलिए जो है सर्विस के नियमों का उल्लंघन किया है, इस वजह से इनको नौकरी से निकाला जा रहा है। आप देखिए, बात शुरू कहां से हुई? बात शुरू हुई 10 अगस्त 2017 में, जब 63 बच्चों की मौत हुई थी। ये इल्जाम लगा के सस्पेंड किया गया था कि आपने जो है करप्शन किया है, भ्रष्टाचार किया है, आपकी लापरवाही से बच्चे मरे। अब आप कह रहे हो लापरवाही नहीं की है, भ्रष्टाचार नहीं किया है, लेकिन प्राइवेट प्रैक्टिस करते थे 2014 में। मैंने बीआरडी मेडिकल कॉलेज 2016 में 8 अगस्त 2016 में ज्वाइन किया है। जब मैं 8 अगस्त 2016 में ज्वाइन किया है, 2014 में मैं क्या करता था? योगी जी से क्या मतलब होना चाहिए? सही कह रहा हूं ना? ये इंतजार और कितना लंबा? 4 महीना। नई सरकार आएगी और मुझे लगता है जो नई सरकार आएगी वो इतनी बालहट नहीं करेगी, इतनी इस तरह से मेरे पीछे नहीं पड़ेगी, इतनी नाइंसाफी नहीं करेगी। ये दौर आपके लिए काफी तकलीफ दायक है, आपके साथ साथ आपकी फैमिली भी काफी मुतासिर हुई, तो इस सिलसिले में कुछ कहना चाहिए? बहुत ओल्ड सेइंग है कि फैमिलीज ऑफ प्रिजनर्स आर रियल विक्टिम्स। मेरे साथ पूरी फैमिली ने वो सहा है। आपकी बात से मैं एकदम सहमत हूँ। मेरे भाई को वहाँ गोली मारी गई जहाँ पे मुख्यमंत्री खुद मौजूद
किताब में भी मैंने वो एक्सरे लगाया है, सिटी स्कैन लगाया है। आप देख सकते हो जो गोली जो है गले में अटकी हुई थी, और उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है 4 घंटे तक हम लोग को गोरखपुर में घुमाती रही, ऑपरेशन नहीं करने दिया। मेरे भाइयों का बिजनेस था बड़ा, वो सारा बिजनेस खत्म कर दिया। मेरी अम्मी जान जो कभी रोती नहीं थी, जब मेरे अब्बू जान का भी इंतकाल हुआ था तब भी वो कभी नहीं रोई। जब बहनों की शादी हुई और अपने घर गई तब भी नहीं रोई। कहती थी 6 बच्चों को पालना है, 2 बच्चों को डॉक्टर बनाया, 2 बच्चे को MBA कराया, दोनों लड़कियों को PhD कराई। वो स्ट्रॉन्ग लेडी थी। और जब मैं जेल से वापस आया मैंने अपनी माँ को बिलखते हुए रोते हुए देखा। आधे घंटे तक मुझे गले लगा के वो रोती रही कि आ मेरे बेटे मेरे कलेजे में लग जा। जब लॉकडाउन पहला लगा था और कहते थे 65 साल के ऊपर जो है उनको घर के बाहर नहीं जाना है, तब मेरी 70 साल की माँ जो है वो अलीगढ़ के और इलाहाबाद हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगाती थी। सारा घर बिगड़ गया। हम चारों भाई एक साथ एक ही घर में जॉइंट फैमिली में रहते थे। आज एक भाई लखनऊ में है, एक भाई दिल्ली में है, एक भाई गोरखपुर में है, तो सब बिखर गया। मेरी वाइफ शादी के 5 साल में हूँ, 500 दिन जेल रहा हूं, 250 दिन कैंप किया है, तो उसे मैं कुछ दे नहीं पाया। उसको भी बेचारी को, जिसने कभी मीडिया को सामना नहीं किया था, उसको भी मीडिया के सामने आना पड़ा। तो मैं वो 500 दिन जो जेल में बिताए हैं शायद मैं भूल जाऊं। भाई को गोली मारी, अम्मी जान को भटकना पड़ा, वाइफ को जो है तड़पना पड़ा, पर सबसे ज्यादा जो दुख दिया है योगी जी ने वो मुझे मेरे ही बच्चों से दूर कर दिया। जब पहली बच्ची 11 महीने की थी तब BRD ऑक्सीजन ट्रेजेडी में जेल भेजा। जब 2 साल बाद आया तो वो दौड़ती थी, चलती थी, सीढ़ियां चढ़ती थी, पापा बोलती थी, लेकिन पापा का मतलब नहीं समझती। जब इस बार अलीगढ़ के केस में फंसाया तो 8 महीने का बच्चा था, गोदी में था, छोड़ के गया था। जब वापस आया है तो वो 1.5 साल का हो चुका था, दौड़ता था। मेरे भाई को अब्बू जान कहता था, मेरे पास आता ही नहीं था। ये जो दर्द है वो बयान नहीं किया जा सकता। देखिए, अब जो बंगाल में जिस तरह से हुआ था कि 2 पार्टी, मतलब ममता बनर्जी वर्सेस BJP हो गया था, वैसे ही इस बार यूपी में भी हो रहा है। पहले हर बार ट्रायंगुलर और क्वाड्रेंगुलर फाइट होती थी, इस बार अखिलेश वर्सेस मोदी करने की कोशिश की जा रही है। तो मोदी जी को बड़ा आगे करके, चाहे वो बनारस का आप देख लीजिए, चाहे गोरखपुर में फर्टिलाइजर का देख लीजिए, चाहे कानपुर की रैलियों में देख लीजिए, सिर्फ मोदी जी के पोस्टर लग रहे हैं और मोदी वर्सेस अखिलेश बनाने की कोशिश की जा रही है। अब मुझे लगता है कि सबसे बड़ी वजह यह है कि एजुकेशन, यहाँ के बहुत लोग जो हैं चीजों को जानते हैं, समझते हैं, जाति और धर्म में विश्वास नहीं करते। यहाँ दुर्गा जी के पंडाल में भी जो है आप देखिए तो ताजमहल की तरह बना हुआ रहेगा, हो सकता है पंडाल, और हर धर्म के लोगों का जाना उसमें होगा। मतलब वो त्यौहार जो होता है वो मनाया जाता है, कोई एक दूसरे का भेदभाव नहीं है। में आया कि आप कोलकाता में बसना चाहते हैं? मैं कोलकाता में बसने की बात नहीं कही थी। बसने का अवसर मिल जाए तो ऐसी अच्छी क्या बात है, पर जिंदगी ने जो उस मोड़ पे पहुंचा दिया है कि मैं एक शायद शहर में और एक स्टेट में ना रह पाऊं। लेकिन हाँ, मैंने ये अपील की थी कि ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर हैं, अगर मेरा एक ख्वाब है कि हेल्थ फॉर ऑल, यानी कि स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार की बात कर रहे हैं, और एक हॉस्पिटल खोलना चाहता हूँ, चैरिटेबल हॉस्पिटल जो गरीबों का जहाँ पे मुफ्त में इलाज हो। और उसके लिए अगर यहाँ पे लैंड मिल जाए कहीं से भी, अगर जमीन मिल जाती है तो इंशाल्लाह मैं यहाँ पे हॉस्पिटल खोलना चाहूँगा। भारत से बात करने के लिए
बहुत शुक्रिया। ये थे डॉक्टर कफील खान, ईटीवी से बात करते हुए उन्होंने अपनी ज़िंदगी और अपनी नई किताब के बारे में काफ़ी कुछ बात की है। और उन्होंने ये भी कहा है कि मगरबी बंगाल के वज़ीर आला ममता बनर्जी एक हॉस्पिटल बनाने में उनकी मदद करते हैं, तो बंगाल में बसने के बारे में सोचेंगे। और उनका इरादा भी है कि एक हॉस्पिटल के लिए गरीबों की मदद करें और एक ऐसा हॉस्पिटल हो जो जहाँ आवाम को मुफ्त और आसान और मयारी इलाज मुहैया कराया जा सके। कोलकाता से ईटीवी भारत के लिए शमशेर अली की ख़ुसूसी रिपोर्ट।